BHIC 134 चैप्टर नंबर 6 या यूनिट नंबर या टॉपिक नंबर आप 6 कह सकते हैं। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हम क्या पढ़ेंगे? कृषि पढ़ेंगे। यानी अंग्रेजों के आने के बाद, ठीक है, यानी जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन चला या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला तो उस टाइम में एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी, यानी एग्रीकल्चर जो था उसमें क्या चीज़ें हो रही थी, क्या व्यापक परिवर्तन हुए। और कहीं न कहीं जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वहाँ पर जो रेवेन्यू था, यानी जो राजस्व को कलेक्ट किया जाता था, उसको लेकर के अंग्रेजों ने क्या पद्धति अपनाई, क्या नियम बनाए। और भारत की जो कृषि थी उसको हम देखेंगे कहीं कहीं यहाँ पर जो हम खाद्यान्न के लिए ज़्यादातर कृषि किया करते थे। खाद्यान्न का मतलब होता है कि ज़्यादातर जो इंडिया में कृषि होती थी ना, वो हम इस प्रकार से कृषि करते थे ताकि कहीं न कहीं इससे हो जाए कि ऐसे कृषि करें कि हमारे खाने पीने के जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें। लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेजी शासन का विस्तार होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर शासन करना स्टार्ट किया तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भारत की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक प्रकार से वाणिज्यिक कृषि हो गई। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है व्यापारिक कृषि। आपने देखा होगा कि आज जो हमारे देश है ज़्यादातर हमारे किसान ऐसे हैं, ठीक है, मोस्टली ऐसे जो छोटी जोत के किसान हैं। छोटी जोत का किसान का मतलब होता है जिन लोगों के पास कम से कम खेत हैं, तो मोस्टली क्या करते हैं, अपना खाने पीने के लिए कृषि करते हैं। यानी इंडिया में जो एग्रीकल्चर था वह जो था बेचने के लिए या कह सके या दूसरे देशों में भेजने के लिए इस प्रकार की खेती हमारे यहाँ पर नहीं होती थी, बल्कि हमारे यहाँ पर मोस्टली जो खेती होती थी, एग्रीकल्चर जो सारा सेक्टर चल रहा था उसमें एक बेसिक चीज़ यही थी कि हम अपने खाने पीने के लिए उत्पादन करते थे, थोड़ा बहुत बच जाता था। तो देखो यहाँ पर बात है कि भारत में देखो अगर हम एग्रीकल्चर को पढ़ने जा रहे हैं ना तो हमें, अगर मान लो हम अंग्रेजी शासन के एग्रीकल्चर को पढ़ें यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और कहें ब्रिटिश शासन में यानी ब्रिटिश भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे था, ठीक है, तो जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ने जा रहे हैं ना तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब अंग्रेजी शासन नहीं था तो हमारा एग्रीकल्चर कैसे होता था। मोस्टली अगर जो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर होता था, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो खेती होती थी मोस्टली अपने खाने पीने के लिए हम खेती को करते थे, या बेचने के उद्देश्य से हमारे देश में खेती नहीं होती थी, या इतनी ज़्यादा खेती या इस प्रकार की हम खेती नहीं करते थे जिन्हें हम क्या कहते हैं कि आज जैसे गन्ने हैं या कैसे जो नकदी फसलें हैं, नकदी फसलों का उत्पादन कम होता था। नकदी फसलें उन्हें कहते हैं जिन्हें हम मार्केट में बेच करके तुरंत के तुरंत क्या करते थे, पैसा हमें मिल जाता है। नकदी फसलों में जैसे गन्ना है, कपास है, नील है, अफीम है, नकदी फसलें। और दूसरा जो खाद्यान्न की फसलें होती जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, सरसों है, इनका उत्पादन इंडिया में खाद्यान्न फसलों का ज़्यादा होता था। नकदी फसलों, क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ पर शासन करने आए, ध्यान रखना उस समय ब्रिटेन को देखना पड़ेगा। ब्रिटेन में क्या हो गया, औद्योगिकीकरण हो गया, यानी ब्रिटेन में क्या लग गई भाई, कंपनियां लग गई हैं, ब्रिटेन में इंडस्ट्री लग गई है। जब ब्रिटेन में कंपनी लगी तो इंडस्ट्री लगी, तो कंपनी और इंडस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए, कच्चा मटेरियल, यानी आपको क्या चाहिए, कच्चा मटेरियल चाहिए। तो कच्चा मटेरियल वो कहाँ से मिलेगा, तो भारत जो था वह ब्रिटेन का उपनिवेश है, तो कह सकते हो कि ब्रिटेन ज़्यादा से ज़्यादा भारत की जो खेती थी या जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको इस प्रकार से एग्रीकल्चर को करना स्टार्ट किया। जैसे आपने सुना होगा कि नील की खेती करवाते थे क्योंकि वहाँ पर नील कंपनियों में लगता था या कपड़ों में दिया जाता था। यानी कहीं न कहीं अंग्रेजों ने भारतीय कह सकते किसानों से अपने मन मर्जी की अकॉर्डिंग उन्होंने खेती करा। यानी ब्रिटेन में जो कंपनियां लगी हैं, जो उद्योग धंधे लगे हैं, उनके लिए कच्चा मटेरियल मिल सके। यानी भारत की जो कृषि है वो खाद्यान्न फसलों पर जो डिपेंडेंट थी कि हमारे यहाँ पर खाने पीने के लिए किसी को कुछ खरीदना नहीं पड़ता था। भूखमरी और कह सकता हूं गरीबी की समस्या कम से कम बनी हुई थी। लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर ऐसी शासन पद्धति चलाई और एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने बड़े परिवर्तन होते हैं कि कृषि पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी भारत की। और दो कुछ काम किए जाते, यहाँ पर जो लैंड है, किसानों को जो खेती है, वहां पर भी कई प्रकार के बंदोबस्त किए गए। बंदोबस्त का मतलब होता है सेटलमेंट, यानी जो यहाँ पर कई आप तीन बंदोबस्त पढ़ने पड़ेंगे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, फिर है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयत का मतलब होता है किसान, किसानों से द्वारा जो लिया जाता था, एक है महलवाड़ी। ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक है। तो ये तीनों जो बातें हैं क्या हैं, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, ये तीनों क्या है, तीनों के तीनों राजस्व लेने के तरीके हैं। यानी अंग्रेज शासन जो थे उन्होंने कुछ इलाकों पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कहीं पर महलवाड़ी बंदोबस्त, कहीं पर अस्थाई बंदोबस्त उन्होंने लगा रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग लगा रखे हैं। तो यहाँ पर जो राजस्व के तरीके, देखो दूसरा एक बात ध्यान रखना कि अंग्रेजी शासन देखेंगे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है, 16 कह सकते हैं 16वीं शताब्दी में या 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और 1757 में उन्होंने प्लासी जीत लिया। और प्लासी जीतने के बाद यानी बंगाल उन्होंने जीत लिया, यानी प्लासी और बक्सर दो युद्धों को जीतने के बाद उनको कहाँ मिल गई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की उनको क्या मिल गई, दीवानी मिल गई। ठीक है, उनको कहाँ पर मिल गई, प्लासी और बक्सर जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी का मतलब होता है उनको राजस्व वसूल करने के जमीनी अधिकार प्राप्त हो गए। यानी अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब वह व्यापार के साथ साथ 3 इलाकों में या बंगाल के जो सूबा था वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर यानी वहां से राजस्व को कलेक्ट कर सकती थी। अब अंग्रेजी का शासन आ गया, यानी अंग्रेज अब अपने अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं क्या करेंगे, राजस्व को कलेक्ट करने के तरीके लेंगे। यानी पहला जो बंदोबस्त आया या पहला जो सेटलमेंट हुआ या कह सकते हैं राजस्व लेने के तरीके में जो वो बंगाल वाला हमारा इलाका था। यानी बंगाल में सबसे पहले अंग्रेज, आपने सुना कि हुगली में आए थे और कलकत्ता में उनकी कंपनी लगी थी, तो कह सकते हैं कि बंगाल में ही सारी चीजें हो रही थी। तो बंगाल में एक बंदोबस्त को लागू किया गया जिसको हम बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को बोला जाता है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं यहां पर जो परमानेंट सेटलमेंट किया जाता है यहां पर जो आपको लगान देनी है ना, उस लगान को कहीं कहीं फिक्स रहती है। दूसरा यहां पर जो लगान ली जाती है, ठीक है, हाँ पेज नंबर 65, अभी मैं बुक के अंदर में नहीं करवा रहा हूं, बस बुक का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा समझ बनी आपको। ठीक है, देखो क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट लेकर आते हैं। इसमें क्या परमानेंट सेटलमेंट है क्या, समझो। देखो अभी तक हमारे यहां पर क्या होता था कि आपने सुना होगा कि राजा, मान लो कि राजा क्या लेता है, लगान लेता है, यानी राजा के लोग आएंगे लगान ले लेंगे। लेकिन यहां पर जो परमानेंट सेटलमेंट अस्थाई बंदोबस्त में यहां पर जमींदारी प्रथा है। क्या है, जमींदारी प्रथा। शुरू में इन्होंने क्या किया था, जमीनों को ठेके पर दे दिया, बाद में इन्हों क्या करते हैं, जमींदार घोषित कर देते हैं। यानी किसी को, कुछ लोगों को जमीनों का मालिक बना दिया जाता है, जमींदार बना दिए जाते हैं। तो जमींदार क्या करते थे, किसानों से खेती करवाते थे, या किसानों की जो लैंड होते थे, भूमि होती थी, उनको जमींदार के पास वो सारी जमीनें, जमींदार किसानों से खेती करवाता था और कहीं कहीं उनसे लगान को कलेक्ट करता है। देखो यहां पर क्या है, कह सकते हो कि यहां पर बीच में एक मीडिएटर आ गया जिसका नाम है जमींदार। यानी कि अगर यहां पर देखें सरकार के बीच में और किसान के बीच में, यानी जिसको राजस्व लेना है, जिसको देना है, उनके बीच में क्या बोलते हैं, बिचौलिया आ गया, जिसको हम कह सकते हैं जमींदार। यानी अस्थाई बंदोबस्त में क्या है, जमींदारी प्रथा इसको हम बोल सकते हैं। यानी इसमें जमींदार क्या करता था, किसानों से राजस्व को कलेक्ट करेगा और फिर उसे ले जाकर के क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, या कह सकते हैं कि मौजूदा जो सरकार होती थी, सरकार लिख देना कि सरकार के पास जाकर के उसे जमा करवाना पड़ता था। दूसरा बीच चैप्टर पूछ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, पेज नंबर है 65। ओके, ठीक है। तो एक सारे अस्थाई बंदोबस्त में मोटी मोटा अगर देखोगे तो यही सारी चीजें होती थी। परमानेंट सेटलमेंट में है कि यहां पर बिचौलिया का मतलब होता है मीडिएटर। ठीक है, बिचौलिया तो कई जगह शब्द यूज होते हैं बिचौलिया, क्योंकि हरियाणा में बोलते हैं इसलिए मैंने बोल दिया होगा। एक क्या बोलते हैं, हाँ दलाल, हाँ दलाल टाइप का समझ लो, जैसे कई जगह पर होते हैं। क्योंकि जो जमींदार है ना, देखो सिंपल सी बात है, जो देने वाला है किसान है, लेने वाली सरकार है, लेकिन इनके बीच में क्या रख दिया गया, एक जमींदार आ गया। ठीक है, जमींदारी प्रथा। तो यानी वो किसानों से लेता था, किसान जाकर के वहां पर देता था। लेकिन यहां पर क्या है, किसानों के भी कई नियम है, जमींदार उसका शोषण करता था, लेकिन जमींदार पर भी कई तरह के पाबंदी लगी हुई, उसको भी कई सारे नियम और कानून मानने पड़ते थे। अगर जमींदार समय से अपनी लगान को या कह सकते हैं राजस्व को जमा नहीं करवा पाता था तो उसकी जमींदारी जाने का भी डर और भय बना रहता था। इसीलिए एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जब हम 1857 की क्रांति को लिखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जमींदारों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ यानी ईस्ट इंडिया के खिलाफ क्या कर दिए थे, विद्रोह कर दिया था।
जमींदार कौन है? एक मैं बड़े जमींदार हैं जो 1857 की क्रांति में कूदे थे, बिहार से हैं, उनका नाम है कुंवर सिंह। वो क्या है? जमींदार हैं। ठीक है, तो जमींदार भी देखो 1857 की क्रांति में जमींदार भी कूदे हैं, किसान भी थे, यानी किसानों का भी शोषण हो रहा था, जमींदारों का ऐसा मत, लेकिन जमींदार जो है उनको फायदा ज्यादा है, यानी उसको कह सकते हैं उसको ज्यादा लाभ है जमींदार को, और किसानों का शोषण है। यहां तक बोला जाता है। एक चीज मैं बता देता हूं कि आप सुनो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो राजस्व को कलेक्ट करेगी, और एक तरफ है हमारा क्या है? किसान है। बीच में जो मीडिएटर है क्या है? जमींदार। जमींदार बीच में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, यहां तक बताया जाता है कि 5-5, 6-6, 7-7 जमींदार होते थे। अब मान लो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, किसी को जमींदार बना दिया, तुम किसी और को दे दो, वो किसी और को दे दे, वो किसी और को दे दे, यानी अपने जमीनी अधिकार क्या करते थे? एक दूसरे को देते रहते थे। ठीक है, पार्ट एंड यूनिट नंबर 6 है। ठीक है, तो अलग अलग ये क्या करते थे? जमीनें एक दूसरे को देते रहे, यानी मीडिएटरों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है आने वाले समय में कि किसानों की शोषण जो होता है वह बहुत तेजी से भी शोषण होता रहता है। इसमें कई सारे पॉइंट लिखने होते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अस्थाई बंदोबस्त के लाभ क्या हैं। पहला आता कि अगर हम किसी बंदोबस्त लेके आ रहे हैं, इसका लाभ क्या मिला। तो मोस्टली थोड़ा सा मैं लाभ बता देता हूं कि जो अस्थाई बंदोबस्त लगा या परमानेंट सेटलमेंट हुआ, उसमें लाभ क्या मिला। एक तो लाभ यही था कि जो जमींदारों को अधिकार मिला। जमींदार क्या करता था कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व हो, उसके लिए क्या करते थे? वो बहुत सारे तरीके अपनाते थे, यानी जमीन की उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जाए, इसके लिए जमींदार क्या करता था? प्रयास करते थे। दूसरा, जमींदार शुरू शुरू में क्या करते थे? किसानों की मदद करते थे ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन करे, यानी कृषि का उत्पादन बढ़ाने में जमींदारों का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं कि सरकार को भी बहुत सारे अधिकारियों को लगाना नहीं पड़ा। ये कह सकते हैं कि जो सरकार रहती थी उसके अधिकारी कम से कम लगते थे, जमींदारों को ही सेट कर दिया था, जमींदार ही ले लेता था और उसको जमा करवा देता था। मोटी मोटा अगर देखोगे तो ये दो तीन लाभ इससे हमें देखने को मिलते हैं कि जो अस्थाई बंदोबस्त आया उसके लाभ क्या था। दूसरा, इसकी हानियां तो आप जब सुनोगे तो इसमें बहुत सारी इसमें हानियां तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, लेकिन जो आपको मेनली पॉइंट लिखने को होता है कि अस्थाई बंदोबस्त है क्या। और मोस्टली कई बार जब क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें एक चीज वर्ड सीधा अस्थाई बंदोबस्त कई बार लिख कर आता है, बंगाल में लागू हुआ अस्थाई बंदोबस्त की प्रकृति बताओ। कई बार ऐसा देखो, कई बार आता है जैसे लिख दिया अस्थाई बंदोबस्त बताओ, अस्थाई बंदोबस्त की चर्चा करें, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की व्याख्या करें, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की प्रकृति बताएं। ये जितना भी अस्थाई बंदोबस्त लिख करके आएगा यही सेम आंसर लिखा जाएगा। वो आंसर को पुटअप करने का स्टाइल या पूछने का क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन जो आंसर लिखने का तरीका या फॉर्मेट रहेगा वह सेम ही बना रहेगा। और पहला क्वेश्चन मैं बोलता हूं और मैं बुक से बता देता हूं, 6.5 में आ जाइए, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त बहुत बार बुक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 6.5 में आ जाइए। 6.5 में जब आप आएंगे यहाँ पर 6.5 में देखिए। ठीक है, तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, देखो अब मैं बता रहा हूँ, बुक से वही बताऊंगा। देखो, अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त, इसको दो नामों से जाना जाता है। इसको हिंदी में कई बार इस्तमरारी बंदोबस्त आता है। अब क्या पता पेपर सेट करने वाला इस्तमरारी लिख दे, तो वहां पर कोई कंफ्यूज मत हो जाना। अस्थाई बंदोबस्त और इस्तमरारी बंदोबस्त का मतलब एक ही होता है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम रहेगा तो वहां पर परमानेंट सेटलमेंट लिखा रहेगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था पर सहमति हुआ था, यानी कहीं न कहीं यहाँ। हाँ जी बोलिए सर, क्या कहते हैं क्वेश्चन तो बस, और कई बार इसको इस्तमरारी बंदोबस्त दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, और इसको कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूल करने के लिए क्या हुआ था, एक अस्थाई व्यवस्था पर सहमति बनी थी। यानी क्या कह सकते हैं, अस्थाई बंदोबस्त वह था जिसमें बंगाल के जमींदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच राजस्व वसूल करने पर एक सहमति या जिसे समझौता हुआ था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, इसको लागू किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसको लागू किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1793 इसको क्या किया था, 1793 में लागू किया गया। इसके द्वारा तत्कालीन बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूल करने में जमींदारी प्रथा को आधिकारिक तरीका चुना। जमींदारी प्रथा को इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहीं न कहीं इसको लेकर के आता है और इसको लगाता है। ठीक है,
लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या था, ये जो कह सकते हैं कि वहाँ का लॉर्ड कॉर्नवालिस जो, ठीक है, तो इनके द्वारा लाया गया। और कहीं कहीं इसको बंगाल, बिहार, और इसमें आप उड़ीसा का भी नाम ऐड कर लें क्योंकि उड़ीसा भी बंगाल का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राजस्व वसूल करने का तरीका है, यानी जो यहाँ पर राजस्व वसूल किया जाएगा उसमें क्या किया गया, जमींदारी प्रथा को आधिकारिक यानी ऑफिशियली तरीका कहीं कहीं यहाँ पर चुना गया। बाद में यह कुछ बिने करों द्वारा पूरे उत्तर भारत में लागू, आगे चल करके क्या किया जाता, अस्थाई बंदोबस्त को कह सकते हैं अवध वाले क्षेत्र में और कई कुछ अन्य इलाकों में इसको लागू किया जाता है। भारत पर अंग्रेजी शासन का जितने इलाकों पर अंग्रेजी शासन था उसमें से अगर मान लीजिए 19 लगभग 19% पर अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था, ठीक है। कॉर्नवालिस ने भारत आकर के महसूस किया कि वर्तमान व्यवस्था देश को दरिद्र बना रही है, यहाँ कृषि का पतन हो रहा है, इसके अलावा इसका उत्पादन इतना कम है कि यहाँ कंपनी की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। यानी जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा गया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखा कि भारत में जो कृषि है उसका क्या हो रहा है, कृषि अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है, अच्छे से कृषि फार्मिंग नहीं हो रही। दूसरा, कृषि का पतन हो रहा है और कहीं कहीं यहाँ पर जो उत्पादन क्षमता है उत्पादन कम हो रहा है। और ये कहीं कहीं उसने इस चीज़ों को महसूस किया, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। कंपनी के कृषि और कहीं कहीं कंपनी जो थी उसको उत्पादन ज़्यादा चाहिए था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व चाहिए था, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कर, देखो इसके अलावा इसका उत्पादन कम था, उत्पादन भी कम रहा। कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि कृषि को बेहद नियमित अधिशेष की आशा है। कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि कंपनी भारत में जिन वस्तुओं को यूरोप के बाजार में बेचने के लिए ले जाना चाहती है, ध्यान से सुनना, कंपनी यूरोप में जिन वस्तुओं को बेचने के लिए भारत से ले जाना चाहती है उनके उत्पादन में कमी आई है। देखो अब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखा कि भारत में जो कृषि हो रही है कृषि घट रही है, इन्हें उत्पादन क्षमता कम है और कंपनी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनका उत्पादन कम हो रहा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखा कि ब्रिटेन में जिन उत्पादों को जो वहाँ पर कंपनियाँ थी, जिन कच्चे माल की ज़रूरत थी उन कच्चे मालों में कहीं कहीं उनका उत्पादन लगातार कम हो रहा था। उनमें कौन कौन से चीज़ें हैं, जैसे मसलन रेशम, सूत था, दो मुख्य चीज़ें थी। क्या क्या था, रेशम था और क्या था, सूत था, क्योंकि एक कृषि पर ही आधारित थे। जब कृषि पतनोन्मुख हुई, पतनोन्मुख का मतलब होता है कि वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ी, जब कृषि का पतन हुआ तो हस्तशिल्प उद्योग भी कभी पनप नहीं सका, क्योंकि कहीं कहीं आपने सुना होगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था और दूसरा जो उद्योग वाला सेक्टर है, दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। अगर आप एग्रीकल्चर को खत्म कर दोगे तो आपका जो कह सकते हैं जो उद्योग है वो खत्म हो जाएगा, उद्योग नहीं रहेगा तो कृषि, यानी एक दूसरे को क्या करते थे, पूरक बने हुए थे। यानी भारत में अगर देखोगे तो एग्रीकल्चर क्या उद्योगों से जुड़ा हुआ था और कहीं कहीं कृषि का पतन हो रहा था और कहीं कहीं इससे हस्तशिल्प जो उद्योग, हस्तशिल्प का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर जो उद्योग धंधे थे उन पर हाथों के द्वारा ज़्यादातर काम हो रहे थे, जैसे कपड़ा बनाना हो या अन्य जितने काम होते थे, वो सूत काटना, यानी हस्तशिल्प, यानी जिसमें हाथ का यूज किया जाता था, मशीनों का कम से कम प्रयोग किया जाता था। लंदन में बैठे अधिकारियों ने, कॉर्नवालिस ने यह महसूस किया कि काराधन की अनियमितता और अव्यवस्था के कारण ही भ्रष्टाचार और शोषण है। कंपनी ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बंगाल के नवाबों और राजाओं और तालुकदारों के साथ बंदोबस्त लागू करने की व्यवस्था की। यानी यहाँ पर क्या कि कंपनी ने बोला कि बंगाल के जो नवाब हैं, तालुकदार, यहाँ पर वर्ड आया है तालुकदार, एक प्रकार से राजाओं या तालुकदारों से, यानी कह सकते हैं जो जमींदार हैं, तालुका एक इलाका होता है उसी को बोला जाता है तालुकदार, ठीक है। तालुकदार एक वर्ड है, इसका मतलब होता है जैसे इलाका, जैसे हम बोल देते हैं गांव है, कस्बा है, नगर है, उसी प्रकार से तालुका होता है। और तालुके का जो हेड होता है उसको बोलते हैं तालुकदार, जैसे जमींदार होता है ना एक प्रकार से, उसी प्रकार से तालुकदार भी होते थे। यानी जमींदारों, तालुकदारों, यानी कह सकते हो कि जिन लोगों को कहीं कहीं इनको दिया गया। यानी अब धीरे धीरे कंपनी ने किससे कॉन्टेक्ट कर रखा है, कंपनी ने सारी जमीनें किसको दे दी, जमींदारों को, और जमींदारों से कांटेक्ट कर लिया है कि ये काम करना कि जब जो उत्पादन होगा उसका जो राजस्व होगा आप किसान से कलेक्ट करेंगे और वो कलेक्ट करने के बाद आप ईस्ट इंडिया कंपनी कह लीजिए या ब्रिटिश यानी जो एक शासन है उसमें आपको ले जाकर के यानी आपको जमा कर, यानी किसान डायरेक्ट सरकार को राजस्व नहीं देगा, बल्कि जो किसान होगा उससे जमींदार को राजस्व दिया जाएगा, जमींदार आगे जाके के सरकार को राजस्व देगा। इस प्रकार की व्यवस्था बंगाल
बिहार, उड़ीसा और कह सकते हैं कि अवध इलाके और यूपी के कुछ इलाकों में इसको, और यूपी के इलाकों में बता देता हूं कि जो आज काशी का इलाका है यानी जिसे हम वाराणसी कहते हैं, और दूसरा गाजीपुर है, इन इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है। कृषि अधिशेष को बढ़ाने के लिए, कृषि अधिशेष का मतलब होता है, अधिशेष का मतलब होता है भैया कि जब आप खेत में खेती करो ना, अपना खाना पीना खा लिया, एक साल का राशन रख लिया, उसके बाद जो बचा होता, यानी अधिशेष बढ़ेगा तभी तो आप उसको बेचोगे, तभी तो बेच सकते हो, यानी तभी तो आपको लाभ होगा, यानी तभी तो आप कंपनी के लिए काम करोगे, यानी अपने, यानी अधिशेष बढ़ाया जाए, इसके लिए आवश्यक समझा गया। अधिशेष बढ़ेगा तभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से कच्चे माल को कलेक्ट कर पाएगी। अतः अब भूकर को अस्थायी तौर पर निर्धारित करने का निर्णय, यानी अब जो भू राजस्व लिया जाएगा उसको परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है भैया इतना राजस्व तुमको देना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारे खेत में कुछ हो या ना हो, चाहे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम भी हो तो आपको, यानी किसानों को अब जो राजस्व देना था वह परमानेंट का मतलब होता अस्थायी तौर पर बता दिया गया कि मान लिया अगर किसी को बता दिया महीने साल में तुम्हें 100 रुपया देना है तो 100 रुपये ही देना पड़ेगा, वो 99 और नहीं हो सकता है, इस प्रकार से यानी परमानेंट यानी को अस्थायी बनाया गया। सरकार ने आश्वासन दिया कि वह भविष्य में कभी कर नहीं बढ़ाएगी, और बोला कि हम इतना परमानेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं हो इन फ्यूचर में हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे और इसको बढ़ाएंगे नहीं। इस आश्वासन से कई प्रकार के परिणाम की आशा की गई। यह भ्रष्टाचार को कम करेगा और पदाधिकारियों की मनमानी ढंग से जो लेते थे उसको लगाए। इसको लागू करने से ये लगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट लगाया, इससे क्या लाभ हुआ कि जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार कम से कम करेंगे, क्योंकि जब उनको बता दिया कि फलाने से 100 रुपये लेना है तो 100 की जगह वो 200 नहीं ले सकते हैं। अब जब पता ही नहीं था कितना लेना है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कर लेते थे। दूसरा, अधिकारी जो थे मनमानी नहीं कर सकते हैं और भ्रष्टाचार कम होगा, यानी अस्थायी बंदोबस्त लागू करने से भ्रष्टाचार यानी करप्शन, और दूसरा कह सकते हैं कि मनमानी ढंग से यानी अपनी मर्जी आई उतना राजस्व ले लेना, इस प्रकार की जो चीज़ें चलती थी उनको कम करने में मदद। इसके अलावा उत्पादन में वृद्धि के बावजूद राज्य की मांग नहीं करेगा, इसमें स्वामी भूमि की उपज बढ़ाने के लिए धन निवेश करेंगे, क्योंकि मुनाफे का पूरा हिस्सा उनको ही होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने बोला कि हम जो राजस्व है, ठीक है, राजस्व तो हमने सेट कर दिया, लेकिन अब जो जमींदार है वह जमींदार अगर भू राजस्व को बढ़ाने के लिए अगर एफर्ट लगाता है और भू राजस्व बढ़ जाता है तो जमींदार को ही लाभ होगा, उसमें राज्य को किसी प्रकार का लाभ, क्योंकि राज्य को जितना राजस्व मिलना है तो राज्य ने तो पहले से ही फिक्स कर दिया। यानी इससे क्या हुआ कि जो जमींदार होते थे या जो तालुकादार कह सकते हैं, जमींदार जो हैं, उन्होंने भू उत्पादन बढ़ाने के लिए यानी जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कृषि उत्पादन बढ़े, इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के क्या किए, काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी उन्होंने अब क्या कर दिया कि भू राजस्व बढ़ाने के लिए उन्होंने वृद्धि की या उसके लिए काम किया, नियमित रूप से काम किया। अतः कर्नवालिस का यह मानना था कि भूमि कर अस्थायी होने के बावजूद सरकार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार और वाणिज्यिक कर भी बढ़ा सकती, यानी अब कंपनी क्या कर सकती थी, व्यापार करने के लिए वाणिज्यिक कर बढ़ा भी सकती थी। भूमि कर कुल रकम का 2,65,00,000 तय की गई, यानी अब फिक्स कर दिया गया इतना मिलना ही चाहिए भूमि कर। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी द्वारा निर्धारित की गई राशि को प्रत्येक जमींदारों द्वारा अधिकारी को आमिल किया गया, यानी आमिल का मतलब उनको लगाया गया और बोला गया कि इतना आपको कलेक्ट ही करना है। यदि जमींदार राजस्व की निर्धारित राशि चुकाने में असफल रहे तो निश्चित की गई तारीख को सूर्यास्त विधि के तहत उनके राजस्व के बदले में उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था। देखो यहाँ पर क्या होता था कि देखो फिक्स कर दिया गया है राजस्व आपको कितना देना है, जमींदार को बताया गया कि आपको इतना राजस्व कलेक्ट करना है और इतना राजस्व कलेक्ट करके आपको जमा करवाना पड़ेगा। एक ड्यू डेट रहेगी, ड्यू डेट का मतलब होता है एक निर्धारित तारीख रहेगी। अगर आप निर्धारित डेट पर अगर आपने भू राजस्व जमा नहीं करवा पाया तो उस दिन उस जो डेट रहेगी सूर्य अस्त होने के बाद आपकी कहीं ना कहीं जो जमीन होगी, जो भू राजस्व अधिकार है यानी जो जमींदारी आपके नियम है, कानून है और आपके जो अधिकार है, उन अधिकारों को ले लिया जाएगा और आपकी जमीन को नीलाम कर दिया। यानी अब आप जमींदार नहीं रह पाएंगे, यानी जमींदारों को बोला गया है कि आपको जमीन जो राजस्व है उसको जमा ही करवाना पड़ेगा। एक ड्यू डेट दी जाती है। सूर्यास्त कानून का मतलब होता है, इसे सनसेट लॉ भी बोलते हैं।
अगर इंग्लिश मीडियम में देखोगे तो उस पर लिखोगा सनसेट लॉ, हिंदी में सूर्यास्त विधि या सूर्यास्त कानून बोला जाता है, कि बता दिया कि फलाने तारीख तक, या जैसे बता दिया आज कितनी है 27 है, तो उनको बता देंगे कि अगर उनको दे दिया 15 मार्च, ठीक है, तो 15 मार्च को वो देखिए, यानी इसमें क्या रखा गया कि ये किया गया था कि जो जमींदार है, जमींदार को बताया गया कि अगर आपको 15 तारीख बताई गई है तो 15 तारीख की सूर्य ढलने से पहले, ढलने का मतलब होता है सूर्य छिपने से पहले आपको जितना भू राजस्व होगा उतना जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप भू राजस्व जमा करवाने में नहीं करवा पाते हैं किसी भी कारण से, तो आपकी जो जमीनी अधिकार है उसको वापस ले लिया जाएगा और आपकी जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा और ऊंची बोली लगाने वाले को उसको जमीनी अधिकार और राइट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अगला इसमें जो है जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त, इसमें जो अस्थाई बंदोबस्त में किया गया था, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जमींदारों के साथ है, नॉट इसमें फार्मर का के साथ इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो इसमें सारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वह जमींदारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ध्यान सुनो, जमींदारों के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अभी मैं इसमें कुछ नई हेडिंग आपको बताऊंगा, उसमें लिखना उस अकॉर्डिंग। देखो, अस्थाई बंदोबस्त में सबसे ज्यादा लाभ जमींदारों को हुआ, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त में सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? जमींदारों को हुआ। वह जमीन के वास्तविक स्वामी बन गए या उनका वंशानुगत था, यानी एक प्रकार से उनको बिना कुछ एफर्ट लगाए ही जमीनी अधिकार मिल गए, और एक जो जमीनी अधिकार थे वंशानुगत थे, यानी अगर किसी के फादर को जमीनी अधिकार मिल गए तो उसका बेटा भी जमींदार रहेगा, उसके बेटे का बेटा भी जमींदार रहेगा, इसी को बोलते हैं वंशानुगत। ठीक है, यह वर्ग भारत में ब्रिटिश राज्य की जड़ मजबूत करने में सहयोग करने में लगे और दूसरी ओर भूमि पर अस्थायी स्वामित्व हो जाने से वह कृषि के विकास के कार्य में रुचि लेने लगे, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ने। ध्यान सुनो, इसमें क्या हुआ कि जो जमींदारों के साथ एक बंदोबस्त किया गया, इसमें जमींदारों को बहुत लाभ हुआ। ठीक है, और जमींदारों को जो उनको जमींदार बनाया गया था, जमींदार इसमें जो बनाया गया है, उनको जमींदारों को 71 पेज है। ठीक है, जमींदारों को क्या किया है, इसको वंशानुगत है, यानी आप भी जमींदार रहेंगे, आपके बेटा भी रहेगा, बेटे का बेटा भी रहेगा, यानी सभी जमींदार आपसे ले नहीं जाएगी, यानी जो जमींदार अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र जमींदार बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या किया गया, ये जो वर्ग था, जिन लोगों को अंग्रेजों ने जमींदार बनाया ना, ये जमींदार अंग्रेजों के सहयोगी बन गए। यानी अंग्रेजों ने क्या किया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपना एक प्रकार से कह सकते हो अपना एक वर्ग बना लिया जो इनको सपोर्ट करता था, क्योंकि इनको जमींदार बना दिया, इनको बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा, पैसा मिला। आपने सुना होगा ना कि भारत की आजादी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे। यहां तक कह सकते हो कि भारत के जो जमींदार थे वह लंबे समय तक कह सकते हो आजादी तक कहीं कहीं वह अंग्रेजों का सपोर्ट करते रहे। उनको लगता था अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारी जमींदारी चली जाएगी, और कहीं कहीं अंग्रेजों ने उनको क्या किया, जमीन के राइट्स दे दिया और उनको कहीं कहीं लाभ हो रहा था। और दूसरा, जमींदारों ने क्या किया, कृषि कार्य को डेवलप करने के लिए उन्होंने कई प्रकार के एफर्ट लगाए, क्योंकि अगर वो एफर्ट लगाते और जमीन पर ज्यादा राजस्व हो, ज्यादा उत्पादन होगा तो उनको लाभ पहुंचेगा। इसलिए जमींदारों ने क्या किया, जमीन के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई प्रकार के उत्पादन में वृद्धि के लिए उन्होंने कार्य किए। उत्पादन में वृद्धि से जमींदारों को अधिक लाभ होने लगा, जमींदार को भी प्रतिवर्ष एक निश्चित आय प्राप्त होने लगी, वह बार बार लगान निर्धारित करने तथा वसूल करने की झंझट से मुक्त। यानी यहां पर क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि बता दिया कि किसान को कितना लगान देना है, इससे जमींदार को बार बार लगान फिक्स नहीं करना पड़ता था, ना तो इसके लिए बहुत ज्यादा लेखा जोखा या डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते थे। यानी जमींदारों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट था बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, क्योंकि एक बार में बता दिया कि आपको इतनी लगान देनी है तो हमेशा उतनी ही लगान रहती थी, इसमें घटते और बढ़ते नहीं थे। और इसमें अगर उत्पादन ज्यादा होता तो जमींदारों को ज्यादा लाभ हुआ। ठीक है, दूसरा, ध्यान प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने में लगाया, साथ ही अब लगान वसूलने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करने से धन की बचत। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको क्या लाभ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को अस्थायी बंदोबस्त लगाने से ये लाभ मिलता है कि उसको अब ज्यादा से ज्यादा अधिकारी एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं रखने पड़े जो राजस्व को कलेक्ट करने, यानी कम से कम अधिकारी अब उसके पास रहने लग गए, इससे धन की बचत हुई। यानी अब मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में अंग्रेजों के लिए मान लो कि 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो अस्थायी बंदोबस्त लगा दिया तो 50 हो गए, तो 50 की तो पैसे बच रहे हैं, यानी उनको धन का लाभ हुआ एक तो तरफ से देखोगे।
उद्योग धंधे के विकास और उत्पादन में वृद्धि होने से कंपनी को काफी लाभ हुआ। यानी अस्थायी बंदोबस्त लगाने से क्या हुआ, ये जमींदारों को बोला जाता था कि इनसे किसानों से खेती करवानी है और खोती करवानी। इससे क्या होता था कि अलग अलग जो अपने मन की खेती करवाते थे, उससे जो ब्रिटेन में उद्योग धंधे लगे थे उनको भी क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। जमींदारों ने इस व्यवस्था से प्रारंभ में लाभ लिया, परंतु बाद में वह लापरवाह और आलसी हो गए, जिससे उन पर राजस्व की रकम बढ़ती गई और अंततः जमीनों को नीलाम होने लगी। देखो शुरू में क्या रहा, जमींदार जो होते थे ना वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते थे जमीन का उत्पादन बढ़े। शुरू में जमींदारों ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन बाद में जो जमींदार थे वो क्या हो गए, लापरवाह और आलसी हो गए, क्योंकि उनके पास जब पैसा आ गया, धन धान्य आ गया, पैसे आ गए, तो वो लोग ऐश आराम की जिंदगी जीने लग गए। अब जो जमींदार होता तो उसके बहुत पैसा आ गया ना, तो किसी दूसरे को जो अपने जमीनी अधिकार दे देता था, फलाना जमींदार बन गया, वो दूसरे को दे देता, तीसरा चौथे को। यानी जमींदार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और किसानों के बीच जो एक व्यक्ति को जमींदारी अधिकार मिले थे, अब धीरे धीरे करके एक से अधिक जमींदार होने लगे, और इनकी संख्या कही जाती है कभी कभी 10 से 12 जमींदार भी होने। अब जब जितनी लोगों की संख्या बढ़ेगी ना, उतना किसान का शोषण भी बढ़ जाएगा। अब मान लो कोई एक व्यक्ति है, आपसे राजस्व वसूल करता है, ठीक है, उसने आपसे 15 रुपए का लाभ लेता है। अब मान लो उसने किसी दूसरे को लगाया ना, तो 15 तो उसको देना है, आप क्योंकि आपको लगाया तो 15 तो देखो, तो उसे आपसे ज़्यादा लेना पड़ेगा, 30-35 रुपए। यानी जैसे जैसे मीडिएटर की संख्या बढ़ेगी, यानी जिसको जमींदारी अधिकार मिला है वह किसी दूसरे को अपने जमींदारी राइट्स दे देता था, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें के, पांचवा छठे को। इस प्रकार से क्या करते थे, एक दूसरे को जमींदार बनाते चले जाते थे। इससे क्या होता, किसानों को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, हानि होती है। ठीक है, 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में 75 वर्षों से अधिक जमींदारी नीलाम हो गई। इससे क्या होता है कि बहुत सारी जो जमीनें थी उसको नीलाम करनी पड़ी, क्योंकि जो जमींदार थे वो दिलवालिया हो गए और कई सारे जमींदारों की जमीनों को अंग्रेजों ने ले, क्योंकि वह समय पर अपना राजस्व जमा नहीं करवा पाए और सूर्यास्त कानून के तहत उनकी जमीनों को नीलाम कर दिया गया। कंपनी द्वारा राजस्व की ऊंची मांग तथा भूमि की नीलामी से बचने के लिए जमींदारों ने कुछ विशेष रणनीति अपनाई, जो कंपनी के लिए कुछ हद तक हानिकारक साबित हुई। कौन सी, देखो, जमींदारों ने फर्जी बिक्री के इस समस्या से निदान करने से बहुत सी नीतियां अपनाई। जमींदारों ने 1790 के दशक में सारी विपत्तियों का सामना करते हुए अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया, लेकिन 19वीं शताब्दी में आई आर्थिक मंदी के दौर में जमींदार विफल हो गए। इस तरह जोतदार ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। जोतदार का मतलब होता है भाई किसान, कोई समझ ना पाए, जोतदार यहाँ पर जो वर्ड है इसका मतलब समझ लेना, फार्मर की बात करें, जोतदार फार्मर है। जोतदार 18वीं शताब्दी के अंत में उभरा। वास्तव में धनी कृषकों को जोतदार कहा जाता था। वो धनी कृषक, जोतदार यानी जो खेती करते थे, जिन ज़्यादा खेती करते हैं, ठीक है, जिनका वितरण फ्रांसीसी बुकरान में सर्वे में आता। देखो क्या हुआ, जो जमींदार होता था ना, जमींदारों ने पहले बहुत अच्छे काम किए, ठीक है। जमींदार जो होते थे किसानों कृषि का उत्पादन बढ़ाने में एफर्ट लगाते थे, काम करते थे, उत्पादन बढ़े, लेकिन बाद में जैसे उनके पास पैसा आया और तमाम चीज़ें आई, धन धान्य हो गया, पैसे हो गए, तो ऐसा आराम की ज़िंदगी जीने लगे। उन्होंने किसी दूसरे को जमीनी अधिकार दे दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पाँचवें के। इससे किसानों का शोषण बढ़ा और कहीं कहीं कुछ जमींदार समय पर राजस्व जमा नहीं करवा पाए। उससे क्या हुआ, उनके जो जमीनी राइट्स थे उनके ले लिए गए, जमीनी अधिकार उनके ले लिए गए। इससे क्या हुआ, जमींदारों को बहुत ज़्यादा हानि हुई और आगे चल करके जो जमींदार थे उनको कई सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि 19वीं शताब्दी में आपने सुना होगा आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक मंदी वाला समझ लो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है, ठीक है, उसमें आर्थिक मंदी के, और कहीं कहीं इस जो आर्थिक मंदी आई इसमें जमींदार जो थे वो कहीं कहीं कह सकते वो कहीं कहीं उनकी स्थिति कमजोर हुई। इसमें जो जोतदार हैं यानी जो किसान थे उनकी स्थिति मजबूत हुई और उन्होंने खुद को कहीं कहीं क्या किया, खुद को मजबूत बनाने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, ये इतना रहा। अगला हो खेतीहरों की स्थिति क्या है। देखो जब हाँ अस्थायी बंदोबस्त पड़ रहे हैं तो जमींदार की स्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वो इसकी सिचुएशन कैसे है। अब हम खेतीहर की स्थिति देखें, यानी अब हम किसान पर चले कि जो मजदूर बन गया, अपनी कह सकते हो कि अब जमींदार आ गया, जमींदार के पास खेत है तो किसान कहाँ से रह गए, अब कह सकते हैं एक प्रकार से मजदूर बन गए। किसान अपनी ही भूमि का क्या बन गया, एक प्रकार से मजदूर बन गया। यानी खेतीहरों की स्थिति किस प्रकार से बनी हुई थी, इस पॉइंट को देखते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए
अस्थाई बंदोबस्त की सबसे बड़ी त्रुटि थी कि किसान पूर्ण रूप से जमींदारों की दया पर आधारित हो गए थे। यानी अब जो जमींदार थे वो कहीं न कहीं किस पर हो गए, जमींदारों की दया पर आधारित थे। दया पर क्या, जमींदार उनके किसान खेती करने से रोक देते तो बेचारे अपना पालन पोषण कहाँ से करते, खाना पीना कहाँ से खाते। यानी कह सकते हो कि अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद किसान पूरी तरह से जमींदारों की दया दृष्टि पर, या कह सकते हैं उनकी कह सकते हो कि उनकी दया पर निर्भर हो गया। जमींदारों को अपनी जमीन का मालिक और किसान को उनका रैयत बना दिया। यानी जमींदार जो था वो जमीन का मालिक बन गया और जो किसान था उनका रैयत यानी उनका रखवाला बन गया, उनका मजदूर एक टाइप से बन गया। यानी जो किसान होता था वो क्या बन गया, एक प्रकार से मजदूर बन गया, और जो जमींदार होता था एक प्रकार से वो क्या बन गया, भूमि का मालिक बन गया है। किसानों की जमीन पर सभी मालिकाना हक छीन लिया गया था। यानी किसानों से जमीन छीन ली गई, जमींदारों को दी गई थी। इसके घातक परिणाम साबित हुए। इससे कृषि में उपज कम हुई। जमींदार किसानों का बेरहमी से शोषण करने लगे। किसानों को बेगार भेंट और उपहार लिए जाने लगे। यानी किसानों पर क्या करते थे, उन पर बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। और कई बार किसानों को बेगार का मतलब होता है कि काम करवा लेना, मजदूरी करवा लेना, खेती करवा लेना, पैसा कुछ ना देना, इसको बेगारी बोलते हैं। यानी काम करवा लेते थे लेकिन उनको पैसा नहीं देते थे। आप ग्रुप का लिंक की बात कर रहे हैं तो ग्रुप का लिंक मैं जब क्लास एंड हो जाएगी तो आपको दे दूंगा, तब तक बने रहिए, ठीक है। क्या करवाते थे, किसानों से खेती करवा लेते थे, यानी उसको पैसे मत देना। दूसरा, किसानों से कई प्रकार की भेंट और उपहार भी लेते थे। अब क्या करते हैं, किसान को कई बार चमचागिरी भी करनी पड़ जाती थी। अगर किसान जमींदार की चमचागिरी नहीं करेगा तो जमींदार उसको जमीन से बर्खास्त कर देगा, खेती करने नहीं देगा। इससे क्या होता है, जमींदारों की दया पर आश्रित थे और जमींदारों को क्या करना पड़ता था, किसान क्या करता था, जमींदारों को उपहार देता था, गिफ्ट देता था। इस प्रकार की कहीं कहीं उनको क्या करता था, चीजें देते थे। पेज नंबर 72, इस प्रकार से उनको क्या गिफ्ट्स भी दिए जाते थे। किसानों का जमीन पर कोई अधिकार नहीं रहा, वह सिर्फ जमीन पर कार्य करते थे, एक प्रकार से कह सकते हैं मजदूर। यानी किसान का जमीन पर कोई अधिकार नहीं रहा, उनको कोई भी राइट्स नहीं था। किसान जो था वो अपनी भूमि पर एक प्रकार से कह सकते हैं मजदूर बन के रह गए थे। इस नई व्यवस्था के कारण किसान दिनों दिन गरीब होते चले गए। यानी इससे व्यवस्था से, यानी अस्थायी बंदोबस्त से किसानों की स्थिति बहुत खराब हुई और किसान धीरे धीरे क्या हो गए, गरीब होने लग गए। उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, कमजोर और दयनीय बनी हुई है, और उनकी स्थिति क्या बन गई, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। गरीब किसानों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं था। यानी जो गरीब किसान था उसका जमींदार शोषण करता था या ये लोग शोषण करते थे, उसको कोई अधिकार नहीं था, ना कोर्ट में जा सकता है ना कहीं पर जा सकता है, एक प्रकार से मजदूर बन गया है। घोर शोषण है। इसीलिए आप देखो 1857 की क्रांति में कितनी अंग्रेजों को मार पड़ी। रीजन यही था कि क्या, किसानों का शोषण हो रहा, और किसानों के शोषण होने से भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का उत्पादन है या कह सकते जो प्रोडक्शन था उसमें भारी गिरावट कहीं कहीं देखने मिली। इससे भारत में क्या होगी, गरीबी बढ़ेगी, भुखमरी की समस्या बढ़ी और विकराल रूप धारण करेगी आगे चल करके, ठीक है। आगे देखिए, अस्थाई बंदोबस्त में कर निर्धारण की दर बहुत ज्यादा होने के कारण इससे शोषण को बढ़ावा मिला। यानी अस्थाई बंदोबस्त में देखोगे तो कर का मतलब होता है, यानी जो टैक्स है, जो राजस्व देना पड़ रहा वो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। यानी किसानों को क्या करना पड़ता था, ज्यादा से ज्यादा राजस्व देना पड़ रहा, और ज्यादा राजस्व देने से क्या होता था, किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर रही, ठीक है। एक जानकार पदाधिकारी जॉन सेरा के अनुसार यदि किसी भूमि से 100 रुपए का अनाज पैदा होता तो उसमें से 45 सरकार के खजाने में और 15 जमींदार के पास चले जाते थे, किसान के मात्र 40 रुपए। मान लीजिए एक अधिकारी हैं जिनके अनुसार उन्होंने अनुमान लगा है कि अगर मान लीजिए किसान ने उत्पादन किया, देखो अस्थाई बंदोबस्त में एक किसान है, ठीक है, उसने अपनी खेत पर उत्पादन किया, अपने उत्पादन किया, 100 रुपए का लाभ हुआ। 100 रुपए का लाभ होने से यानी सरकार को कितना देना पड़ता था, 45 रुपए। 15 रुपए जमींदार ले लेता था, किसान के पास मात्र 40 रुपए, यानी आधे से भी कम पैसा मिलता था। यानी 60% किसानों से ले लिया जाता था, उनके पास मात्र 40% बचा। इसमें ऐसे भी ले सकते हो, जमींदार कह सकते हो किसानों को अपनी उपज का लगभग 60%
लगभग 60% मिलता नहीं था, मात्र उनको अपनी उपज का 40% मिलता था, जो कि बहुत कम था, जिससे किसान अपना भरण पोषण या कह सकते हो अपना जीवन यापन करने में असफल साबित हुआ। और कहीं न कहीं इससे क्या हुआ कि किसानों की स्थिति क्या हुई, दिन प्रतिदिन बदतर होती, या कह सकते हो कि उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई। इस प्रकार भी भारी रकम दमनकारी तरीके से वसूल की जाती, यानी ये जो रकम होती थी, जो राजस्व होता था, ये बहुत दमनकारी तरीके से, यानी मार पीट करके वसूला जाता था। ठीक है, आपने जैसे फिल्मों में देखा होगा ना कि मार पीट करके जमींदार लेता था पैसे, अंगूठे लगवा करके दुनिया भर की चीजें, तो यानी शोषण तरीके से कहीं कहीं, हाँ वही होती है, लिया जाता था। ठीक है, अगर देखोगे कि 1793, 1799 और 1812 में बने नियमों के तहत किसानों द्वारा रकम भुगतान न किए जाने पर स्थिति में जमींदार किसानों की जमीन जब्त कर लिया था। यानी अब जमींदार था, अगर किसान राजस्व नहीं देगा, पैसा नहीं देता था, तो जमींदार क्या होता, किसानों से जमीनी अधिकार ले लेता था, यानी उनको अपनी खेत पर या जो उसकी खेत होती थी उस पर खेती नहीं करने देता था, उससे भी क्या कर देता था, मना कर देता था। ऐसा करने के लिए उसे किसी न्यायालय की शरण में जाने की जरूरत नहीं थी। यह दमन का एक वैध तरीका था। इसके लिए जमींदार किसानों द्वारा भुगतान न किए जाने पर उनको एक अवैध तरीका अपनाते थे, मसलन किसानों को तालमेल में बंद कर देना, उन्हें पीटना। क्या होता था, कई बार जो जमींदार होते किसानों के मारते पीटते भी थे इससे राजस्व लेने के लिए। अगर किसान समय पर राजस्व नहीं देता था तो उसको अपनी जमीन जो खेती करते थे किसान, उनको जमीनों से बेदखल कर दिया जाता था, उनकी जमीनें ले भी ली जाती थी। अतः अस्थायी बंदोबस्त का तात्कालिक प्रभाव किसानों की स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव डाला, और कहीं न कहीं किसानों की जो स्थिति वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर या गरीब से गरीब होती, या कह सकते हो बहुत दयनीय बनी हुई है। समाज में आर्थिक शोषण और सामाजिक विषमता की खाई बढ़। सामाजिक विषमता का मतलब होता है कि समाज में अमीर और गरीब के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, बहुत बढ़ गई। यानी जो अमीर था अमीर होते चले गए, जो गरीब थे बेचारे गरीब होते चले गए। यानी समाज में आर्थिक सामाजिक विषमता, यानी आर्थिक सामाजिक विषमता का मतलब जातिवाद, यानी जमींदार बड़े लोग और कहीं किसान बिल्कुल गरीब आदमी है, इस प्रकार की व्यवस्था बनी। दूसरा कह सकते हो आर्थिक शोषण बढ़ा, यानी आर्थिक रूप से कहीं कहीं किसानों का शोषण भी हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। जमींदार किसानों का शोषण कर धनवान बन गए। यानी कह सकते हो, अगर आप लास्ट में जब लिखोगे ना, इसका निष्कर्ष लिखोगे ना, तो इस लाइन को जरूर ऐड करना। उसमें क्या लिखना कि जमीन अस्थाई बंदोबस्त से जो जमींदार था वह क्या बनता है, वो धनवान और अमीर बनते चले गए, और किसानों की स्थिति बद से बदतर और दयनीय होती चली गई। किसान एक कह सकते हो कि भूखमरी और कह सकते हो कि गरीबी की चपेट में आने लग गए, और उनकी स्थिति दयनीय बनी रही। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, अस्थाई बंदोबस्त के प्रभाव क्या पड़े, यानी इंडिया पर, यानी भारत पर जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया उसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, यानी उसका प्रभाव क्या रहा। अगला पॉइंट देखिए, अस्थाई बंदोबस्त से ब्रिटिश शासन तथा जनता पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े। इसमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। और इसमें काम करना, जब इसको लिखना ना, तो इसमें टेबल के टाइप में रूप में लिखना। एक तरफ से लिखना पॉजिटिव प्रभाव, दूसरी तरफ से लिखना नकारात्मक, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जब लिखोगे तो उसमें प्रभाव क्या पड़ा, अस्थाई बंदोबस्त के प्रभाव, तो इसमें टेबल के रूप में भी लिख सकते हो कुछ पॉइंट को, और फिर इसको डिटेलिंग भी बना सकते हो। इस टाइप से इसको लिखने का काम कीजिएगा। ठीक है, देखिए, हालांकि इस व्यवस्था से जमींदारों को हक में मजबूत वृद्धि हुई, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए अब उन्हें प्रत्येक वर्ष एक निश्चित तारीख तक एक निश्चित रकम सरकारी खजाने में जमा करवानी पड़ती थी। इस अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ, जमींदारों की जो स्थिति है या जो उनकी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्या हुई, मजबूत हुई। लेकिन इससे जमींदारों पर एक असर पड़ा कि जमींदार को भी क्या करना पड़ता था, एक निश्चित तारीख पर है एक निश्चित रकम उनको जमा करने पड़ लग गई, यानी उनको जमा करवानी भी पड़ती थी। यानी जो जमींदार होता था उसको स्थिति तो मजबूत बन गई, वो अमीर बन गया, उसके पास पैसे हो गए, धन्य धान्य हो गया, ऐसा आराम की वो जिंदगी जीने लग गया, उसकी स्थिति मजबूत बन गई। लेकिन जमींदार के ऊपर ये भी रहता था कि उसको एक निश्चित तारीख पर वह सरकारी खजाने में राजस्व जमा करवाना भी पड़ता था। इसके अतिरिक्त कुछ जमींदारों की
की दर इतनी ज़्यादा निर्धारित कर दी कि बाढ़, सूखे और अन्य विषमताओं के कारण इनके पास कुछ नहीं बचता था। यानी कुछ जमींदार ऐसे होते थे, उन्होंने इतनी ज़्यादा राजस्व लेना शुरू कर दिया कि बाढ़ भी आए, सूखा भी आए, कुछ भी आता था तो ये राजस्व लेते थे। इससे किसानों के पास कुछ भी नहीं बचता था। अतः परिणाम स्वरूप अस्थायी बंदोबस्त के तुरंत बाद अनेक जमींदारों की जमींदारी भी कहीं कहीं छिन गई। यानी इस कुछ जमींदारों के क्या हुआ, वो समय पर राजस्व जमा भी नहीं करवा पाए। कुछ जमींदार ऐसे होते थे जो समय पर राजस्व नहीं जमा करवा पाए, क्योंकि कारण क्या था, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा आ गया, कभी कुछ आ जाता था। इससे कई बार किसान अपनी फसल का उत्पादन नहीं कर पाया और जमींदार को राजस्व नहीं मिला। और जमींदार राजस्व जब सरकारी खजाने में जमा नहीं करवा पाएगा तो उसके जमीनी अधिकार को क्या कर लिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी उसको ले लिया जाएगा। इससे जमींदारी छीन ली गई। ये जमींदारियों के कई दशकों तक बिकती रही। जो जमींदारी होती थी वह, जो जमींदार होते थे वो बेची जाती थी, बिकती ही रहती थी। अकेले बंगाल में 1794 से 1819 तक के बीच जमींदारों की भूमि का 68% बेच, ये कह सकते हो कि देखो जमीन शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जब उसने अस्थाई बंदोबस्त को लगाया, मान लीजिए अगर 100 लोगों को जमींदार बनाया गया तो उसमें लगभग 68 लोग अपनी जमींदारी बचा नहीं पाए। 68% जमींदार ने अपनी जमींदारी को बचाने में असफल रहे, उनकी जमींदारी को बेच दिया गया। नए खरीदारों ने मुनाफा कमाने के लिए किसानों पर अधिक से अधिक शोषण करना शुरू किया। यानी कह सकते हो कि जब एक जमींदार हट गया, उसने उसकी जमींदारी बिक गई, जो दूसरा जमींदार बनता था वो वहां पर क्या होता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे कि अब वहाँ पर ये हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लगान लेने लग गए। इससे किसानों की स्थिति खराब हुई। राजा राम मोहन राय ने एक टिप्पणी की कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के तहत भूपतियों ने लगान बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की। इसके लिए अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करते थे। यानी जो जमींदार है वह क्या करता था कि राजस्व को वसूल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता था, एफर्ट लगाता था। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि किसानों को मारा पीटा तक दी जाता था, उनको बंद करके मारते पीटते थे, जमकर शोषण होता था। ठीक है। इसके बावजूद कई जमींदार ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित रकम को अदा करने में दिक्कत महसूस करते थे। अब जो जमींदार होता था, कई बार जो जमींदार होते थे वह भू राजस्व को, जमींदार जो होते थे वह भू राजस्व को जमा करवाने में कई बार उन्हें प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता था। एक ऐसे ही जमींदार बर्दवान ने राजा ने अपनी जमींदारी के कई टुकड़े बांट दिए थे, उन्हें पटनी तालुका कहते थे। कई बार जमींदार को क्या करना पड़ता था कि अपनी जो जमीनें होती थी उसको बांटनी पड़ जाती थी, दूसरों को देनी भी पड़ जाती थी। ठीक है। इन सभी इलाकों को एक पटनीदार के हवाले दिया गया जो एक निश्चित राशि देने का वचन देता था। अगर वह रकम अदा करने में असफल रहता था तो उसकी पटनी जब्त कर ली जाती थी और अन्य जमींदारों यह प्रथा अपनाई गई। इस प्रकार यह सामंती व्यवस्था के कई स्तर कायम होने लगे। यानी अब क्या होता था, जमींदार दूसरों को जमींदारी देने लग गए। यानी आप मान लीजिए एक किसी को जमींदार बन गया, वो दूसरे को जमींदारी दे देता था, उसको पटनी बोलते थे। अगर वो जमींदार को पैसा नहीं दे पाता, जमींदार उसके राइट्स ले लेता था। इस प्रकार के, यानी कह सकते हो कि जमींदारों ने दूसरों को अपनी जमीनें दे दी। यानी मीडिएटरों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई और किसानों का जो शोषण है और जो दमन है वह हर वर्ष या कह सकते हैं लगातार बढ़ता चला गया और किसानों की स्थिति बद से बदतर और कह सकते हो उनका जीवन यापन करना, रोजी रोटी चलाना उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो गया, मुश्किल की समस्या का सामना करना पड़ा इस अस्थाई बंदोबस्त के आने के कारण। कुछ अस्थाई बंदोबस्त के लाभ भी हैं तो उसके कई सारे, देखो हर एक चीज़ के, आप किसी भी चीज़ को देखोगे हर चीज़ में क्या होता, प्लस और माइनस होता। बहुत सारी चीज़ों के प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं। किसी चीज़ का लाभ होता है तो किसी चीज़ की आपको हानि का भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर कई प्रकार की चीज़ें हुआ करती हैं। ठीक है। तो क्या शेयर कर रहे हैं, ग्रुप बता रहे हैं, बताइए। देखो अगला क्या है, भू राजस्व अस्थायी होने से कंपनी को अधिक उत्पादन की स्थिति में भी निश्चित राजस्व प्राप्त होने। यानी जो भू राजस्व होता था, जो कंपनी के पास जो अस्थायी बंदोबस्त होने से क्या हुआ, उसकी स्थिति क्या हो गई, बहुत ज़्यादा मजबूत। यानी जब भू राजस्व पता चल गया कि इतना हमें भू राजस्व मिलेगा तो किसान, जो कंपनी थी उसकी स्थिति मजबूत हो गई। कंपनी भी अब अधिक से अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकती थी। यानी कंपनी ने भी भू राजस्व बढ़ने से और भू राजस्व निर्धारित करने से कंपनी को क्या हुआ, लाभ मिला। अब उसकी भी स्थिति क्या हो गई, मजबूत हो गई।
इसके अतिरिक्त आय में भूस्वामियों और बिचौलिए हड़प कर लिए जाते थे। इससे जो ज़्यादा बिचौलिए होते तो कहीं कहीं कम भी किए गए, यानी बहुत ज़्यादा तो कम नहीं हुए। कालांतर में यह स्थिति और भी विकराल हो गई जब समय के साथ उत्पादन और वसूली बढ़ी तो, किंतु अपने इस बढ़े उत्पादन का कोई लाभ प्राप्त नहीं। यानी कह सकते हो शुरू में क्या रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा लाभ होता था। क्या कह सकते हो, शुरुआत के सालों में अगर मैं बोलूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा लाभ हुआ। उसका मेन रीजन क्या था, जो जमींदार थे बहुत सारे तरह के एफर्ट लगाते थे, एक ही जमींदार होता, लेकिन आगे चलकर जमींदारों के पास जब बहुत ज़्यादा पैसा हुआ, धन हुआ और बहुत सारी की उनके पास फैसिलिटी आई, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, दूसरों को जमींदारी दी, दूसरे ने तीसरे को। इससे क्या हुआ कि जो परसेंटेज है, जो बिचौलिया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाने लग गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं कहीं इसके कह सकते हैं अधिक लाभ नहीं हुआ। जैसे जैसे बंगाल की जनसंख्या में वृद्धि होती गई वैसे ही उपेक्षित जमीनें और जंगलों में भी खेतों के परिणाम कर दिए। यानी कह सकते हैं जैसे जैसे बंगाल में पॉपुलेशन बढ़ी, जो खेत थे वो कहीं कहीं अब वहाँ पर घर बनने लगे, यानी जमीनें भी धीरे धीरे क्या होने लग गई, कम होने लग गई थी। दूसरी तरफ सरकार को दी जाने वाली रकम स्थिर थी, यानी सरकार के पास जो रकम देनी थी वह परमानेंट थी। अतः जमींदारों की स्थिति में सुधार आया, वह अपने काश्तकारों के खर्च पर वो शान शौकत की जिंदगी बसर करने लगे। यानी जमींदार जो है उसको निश्चित है, मान लो जमींदार को बोला गया कि तुमको 10,000 रुपये जमा करवाना है महीने का, ठीक है, तो 10,000 वो दे करके ना जितना लाभ होता था अपने पास ही रख लेता था। यानी जमींदारों की स्थिति भयंकर कह सकते हो, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई और जमींदार शान शौकत की जिंदगी कह सकते हो, ऐश आराम की जिंदगी वो जीवन यापन करने लग गए। ठीक है, उनकी स्थिति धीरे धीरे क्या हो गई, काफ़ी मजबूत हो गई और काफ़ी उनकी सुदृढ़ हो गई। 1859 में जाकर के सरकार ने काश्तकारों के अधिकारों को संरक्षण में कुछ प्रयास, यानी आगे चल करके सरकार ने, काश्तकार का मतलब होता है काश्तकारों के लिए काम किया, एक कानून पारित किया जिसे पुराने काश्तकारों को सीमित संरक्षण प्राप्त हुआ। उन्हें दखल काश्तकार कहा गया। यह कहा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त ने जहां कुछ नकारात्मक पक्ष थे तो वहीं उसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी रहे। यानी अस्थाई बंदोबस्त की अगर देखेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों रहे, फिर भी सामान्यतः यह कहा जा सकता है यह व्यवस्था कंपनी हितैषी थी और कृषक विरोधी रही। यह जो व्यवस्था थी अस्थाई बंदोबस्त था, यह किसानों के लिए कह सकते हो कि शोषणकारी, दमनकारी और पीड़क बनी रही और कंपनी के लिए लाभकारी बनी रही और जमींदारों के लिए यह लाभदायक साबित रही। इसने किसानों का शोषण को बढ़ावा दिया। इस व्यवस्था ने बंगाल में किसानों की स्थिति को बहुत बदतर कर दिया। यानी इससे क्या हुआ, इस व्यवस्था ने, यानी कह सकते हो इसने किसानों के शोषण को बढ़ा दिया। यानी अब जो जमींदार होता था वह क्या करने लग गया, किसानों का अधिक से अधिक वो क्या करने लगे, उनका शोषण करने लगे। और किसानों का जब शोषण बढ़ा, इससे किसानों की जो दशा थी वो काफ़ी खराब हुई और इसने किसानों के शोषण को बढ़ावा दिया और बंगाल में किसानों की स्थिति खराब हुई, बदतर हुई और कहीं कहीं उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। और अस्थाई बंदोबस्त ने कृषकों के शोषण का साधन बने। यानी एक प्रकार का अस्थाई बंदोबस्त फार्मर का शोषण करने के एक प्रकार से टूल बन करके रह गई जो ये पूरी व्यवस्था थी। ठीक है, तो इसमें जितना था एक क्वेश्चन कई बार पुटअप किया गया है और कई बार आता है। ठीक है, इसमें तीन पूछे जाते हैं, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। आज जो मैंने आपको बताया है वो पूरा था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में जितना मैंने बताना, देखो इसको जब लिखोगे ना तो लिखोगे कैसे, ठीक है, इसमें मैं बता, जब आप इसको लिखोगे ना सबसे पहले लिखना भूमिका। भूमिका के बारे में थोड़ा सा जब मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था, अगर आपको याद होगा ना तो उसको थोड़ा सा बता देना कि अस्थाई बंदोबस्त के बारे में थोड़ा सा चीज़ क्या है। फिर लिखना अस्थाई बंदोबस्त क्या है, अगली हेडिंग क्या, अस्थाई बंदोबस्त क्या है, बताओ ना, पहले तो पता चले अस्थाई बंदोबस्त है क्या। फिर उसके बाद लिखोगे कि अस्थाई बंदोबस्त लिख दिया, उसके बाद लिखोगे अस्थाई बंदोबस्त, जब आपने लिख दिया तो उसके बाद क्या लिखोगे, जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त। उसके साथ बताओगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है बंदोबस्त किया गया है वो किसके साथ किया गया है, जमींदारों के साथ। दूसरे में क्या लिखोगे, जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त। और जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त जब लिखोगे तो उसमें क्या करोगे, इस चीज़ों को बताओगे, बहुत ज़्यादा डीप में मत बताना क्योंकि और भी कई सारे पॉइंट हैं। जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त लिखोगे, फिर लिखोगे जमींदारों की स्थिति, अगली हेडिंग क्या लिखोगे, जमींदारों के अस्थाई बंदोबस्त। अब लिखोगे जमींदारों की स्थिति, अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों की स्थिति, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। फिर अगला लिखना अस्थाई बंदोबस्त में किसानों की स्थिति, अगला क्या लिखोगे, अस्थाई बंदोबस्त में किसानों की स्थिति या खेतीहर की स्थिति कैसे है। फिर लिखोगे अस्थाई बंदोबस्त के प्रभाव, ध्यान रखना
मैं इसमें दो हेडिंग निकालूंगा, अस्थाई बंदोबस्त के प्रभाव, यानी इसमें लिखोगे अस्थाई बंदोबस्त ऐसा था वैसा था और इसके जो प्रभाव पड़े सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पड़े। अब जो अस्थाई बंदोबस्त के प्रभाव लिखोगे ना तो इसमें दो हेडिंग और बनाओगे, अस्थाई बंदोबस्त के सकारात्मक प्रभाव, फिर अगला लिखोगे अस्थाई बंदोबस्त के नकारात्मक प्रभाव, और अस्थाई बंदोबस्त सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव लिखोगे भी और इसकी एक टेबल भी बनानी है, लिखना भी है, इसकी एक टेबल भी बना लेना। और लास्ट में क्या लिखना, आपको निष्कर्ष लिखना है। अगर आप इस पैटर्न से अगर इस क्वेश्चन को लिखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या रहेगा लगभग 20 नंबर का आएगा या 10 नंबर का आता है, तो अगर आप इस पैटर्न से लिखोगे तो आपके जो मार्क्स होंगे काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन यही रहेगा कि बंगाल में लागू हुआ अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बताइए या चर्चा कीजिए, अस्थाई बंदोबस्त क्या था व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से क्या रहेगा, या इस्तमारारी बंदोबस्त के बारे में बताइए, या ऐसे भी कर सकते हैं बंगाल में लागू किया गया अस्थाई बंदोबस्त की प्रकृति क्या थी या उसका नेचर क्या था। तो ये जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही इसका क्या देना है, आंसर देना है। इसी प्रकार से अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी जितना बचा हुआ दो चीजें बची हैं, एक कल मैं आपको कल पढ़ा दूंगा और कल मैं बता दूंगा। ठीक है।